गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में। 25वां लेसन अपना जो चल रहा था उत्सर्जन तंत्र, उसमें हमने उत्सर्जन तंत्र की संरचना का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वृक्क की संरचना के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वृक्क की आंतरिक संरचना या ओतिकी भी बोल देते हैं, एक ही बात है। आंतरिक संरचना या ओतिकी। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें वृक्क का जो आकार है वो कैसा है, तो आप बताएंगे वृक्क का जो आकार है वो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का, या आप काजू के आकार का भी कह सकते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वृक्क की, वो होती है 12 से 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 13 से 18 सेंटीमीटर। इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। जो वृक्क होता है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। बीज के आकार का होता है, सेब के बीज के आकार का, लंबाई 12 से 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 13 से 18 सेंटीमीटर और जो मोटाई जो होती है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो आंतरिक सतह होती है वृक्क की वो अवतल होती है, और जो बाह्य सतह होती है वो उत्तल होती है। आंतरिक सतह अवतल होती है वृक्क की, बाह्य जो सतह है वो उत्तल होती है। वृक्क का जो बाहर आवरण पाया जाता है, वृक्क का जो बाह्य आवरण है उसे वो संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी उत्तक का। और उसे हमें वृक्क संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क संपुट कह देते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम वृक्क की बात कर रहे हैं। वृक्क जो है इसमें सेम के बीज के आकार का आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें से जो मूत्र वाहिनी है वो बाहर निकलती है। जो वृक्क होता है इसमें से मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। जो वृक्क होता है इसका बाह्य आवरण जो है ये वृक्क संपुट कहलाता है। वृक्क संपुट कहलाता है, बाह्य आवरण। ठीक है, मूत्रवाहिनी प्रवेश कर रही है। वृक्क जो होता है इसमें एक आंतरिक सतह पर गड्ढा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ये जो यहाँ पे गड्ढा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? हाइलम कह देते हैं। और हाइलम जो होता है इसमें से मूत्र वाहिनी, लसिका वाहिनी और वृक्कीय शिरा बाहर निकलती है। इसी प्रकार इसी में से जो वृक्कीय धमनी है, तंत्रिकीय धमनी है, ये इसमें क्या करती है? प्रवेश करती है। यहाँ पे क्या होता है? वृक्क दो भागों में, अंदर से दो भागों में विभक्त होता है। पहला होता है बाहर वाला भाग जिसे हम वल्कुट या कोर्टेक्स कहते हैं। जो कौन सा भाग है? बाहरी भाग। और जो भीतरी भाग होता है उसे हम मध्यांश या मेडुला कहते हैं।
मध्यांश या मेडुला कहते हैं, जो मध्य भाग होता है, भीतरी भाग होता है। भीतरी जो भाग होता है इसके ऊपर, इसके अंदर उभार निकले रहते हैं। इन उभारों को हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ये जो मैं अभी बना रहा हूं इन्हें हम पिरामिड कहते हैं। मूत्रवाहिनी जो है ये अंदर की ओर इस प्रकार से शाखाओं का निर्माण करती है। ये जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं को हमें, इन शाखाएं जो है ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं के कारण यहाँ पे जो ये उभार है, ये उभार बनते हैं किसके अंदर है? वलकुट भाग में। इस भाग को हमने क्या कहा? वलकुट कहा। इस बीच वाले भाग को हमने क्या कहा? मध्यांश कहा। जो वलकुट भाग, जो मध्यांश भाग है, इस मध्यांश भाग में जो ये शाखाएं हैं, जो उभार निकले हैं, इनको हम पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिरामिड कहते हैं। और जो पिरामिड होते हैं इनमें जो इनके जो मूत्रवाहिनी होती है, इसके जो सिरे होते हैं, ये जो शाखाएं विभक्त हुई है, इन शाखाओं को हमें, इन शाखाओं के कारण जो, इन शाखाओं के जो अंतिम सिरे हैं, इन अंतिम सिरों जो होते हैं ये गोल होते हैं, उभरे हुए। ये जो सिरे हैं ये गोल उभरे हुए होते हैं, जिन्हें हमें वृक्क अंकुरक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? वृक्क अंकुरक। दोबारा सुनिएगा कि जो मध्यांश भाग होता है, इस मध्यांश भाग में जो मूत्रवाहिनी जो प्रवेश कर रही है, इस मूत्रवाहिनी के जो अंतिम जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं के अंतिम भाग जो हैं, ये अंतिम भाग क्या करते हैं? शाखाओं गोल उभार होते हैं। उन शाखाओं का जो सिरा होता है अंतिम, जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क अंकुरक कहते हैं। और इस वृक्क अंकुरक से शाखाएं निकलती है जो वाहिनी के रूप में होती है, जिन्हें हम बेलिनी की नलिकाएं कहते हैं, बेलिनी की वाहिनियां कहते हैं। और इन बेलिनी की वाहिनियों से किसका निर्माण होता है? पिरामिड का निर्माण होता है। पिरामिड जो होता है, इसके जो इधर वाला भाग होता है इसे हम कहते हैं वलकुट। और इसमें जो ये उभार निकले रहते हैं वलकुट में, इन उभारों को हम कहते हैं बर्टिनी के स्तंभ। क्या कहते हैं? बर्टिनी के स्तंभ। वृक्क जो होता है इसमें जो वलकुट से उभार निकले रहते हैं, ये उभारों की बात कर रहा हूं मैं। ये उभार क्या कहलाते हैं? बर्टिनी के स्तंभ कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? जो वृक्कीय धमनी या वृक्कीय शिरा होती है वो भी बाहर निकलती है। वृक्कीय शिरा जो होती है इस प्रकार से आती है, और यहां से शाखाओं में विभक्त होकर जो वृक्क है उसको रक्त प्रदान करती है। इस प्रकार से
इस प्रकार से इनके ऊपर भी होती है। तो इसे हम इस प्रकार से जो शाखाएं हैं, जो शिराएं हैं, वृक्कीय शिरा जो है, ये वृक्कीय शिरा इसमें से बाहर निकलती है। वृक्क को रक्त सप्लाई करने का कार्य इसका रहता है। इसमें वलकुट जो होते हैं, इसमें जो उभार होते हैं इन्हें बल्टिनिक स्तंभ कहते हैं। मध्यांश में जो उभार होते हैं इन्हें हम पिरामिड कह देते हैं। और इसमें जो वृक्कीय शिरा है, जो ये इसको बोलेंगे हम मूत्रवाहिनी। जो मूत्रवाहिनी है ये शरीर वृक्क से बाहर निकलती है। जो वृक्क होता है इसके अंदर जो वलकुट वाला भाग है, इस वलकुट वाले भाग में सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये जो सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं ये 10 से 12 लाख की प्रेजेंस में होती है, 10 से 12 लाख। और इन सूक्ष्म नलिकाओं को हम कहाँ होती है? वलकुट में होती है। इन सूक्ष्म नलिकाओं को हमें वृक्काणु या वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कह देते हैं। नेफ्रॉन वृक्क नलिका या वृक्काणु कह देते हैं। वृक्काणु वृक्क नलिका या नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। क्या होती है? मूत्र निर्माण की क्रिया होती है। इसलिए जो नेफ्रॉन है उसे उत्सर्जन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कह देते हैं। वृक्काणु को उत्सर्जन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन जो होता है, वृक्काणु जो होता है, इसी में मूत्र निर्माणी क्रिया होती है। तो ये हमने आज वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। सभी बातें हमने लगभग इसमें से पढ़ ली है। बल्टिनिक स्तंभ और बेलनी की वाहिनी क्या होती है दोबारा सुन लीजिएगा एक बार। जो मूत्र वाहिनी की शाखाएं हैं, ये शाखाएं पुटकों का निर्माण करती है। और इन पुटकों के जो अंतिम सिरे होते हैं वो फूले हुए होते हैं, गोल फूले हुए उभरे हुए होते हैं, जिन्हें हम वृक्क अंकुरक कह देते हैं। और वृक्क अंकुरक की जो शाखाएं होती हैं उन्हें हम बेलनी की वाहिनी या बेलनी की नलिकाएं कहते हैं। इनके द्वारा फिर किसका निर्माण होता है? पिरामिड का निर्माण, या पिरामिड में ये खुलती है। उसके बाद में जो वलकुट होता है, इस वलकुट में जो उभार होते हैं, ये जो उभार है यहाँ पे, ये उभार क्या है, क्या कहलाते हैं? बल्टिनिक स्तंभ कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, वृक्क की आंतरिक संरचना हो गई। अब हम पढ़ेंगे जो हमने बात की नेफ्रॉन या वृक्काणु की, उसकी संरचना। नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन को हम वृक्काणु भी कह देते हैं, ध्यान रखना, या वृक्क नलिका भी कह देते हैं। वृक्काणु या नेफ्रॉन की संरचना। वृक्काणु या नेफ्रॉन जो होता है, मैंने आपको बताया अभी कि उत्सर्जन बोल दो या वृक्क बोल दो, एक ही बात है। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में क्या होता है? तो मूत्र निर्माण होता है। नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की क्रिया होती है, मूत्र बनता है। मूत्र निर्माण की क्रिया नेफ्रॉन में संपन्न होती है। नेफ्रॉन की अगर संरचना की बात करें, 10 से 12 लाख की संख्या में होते हैं ये एक वृक्क में। इनकी संरचना की अगर बात की जाए तो इसकी संरचना में कुछ भाग होते हैं। पहला जैसे कि भाग है जिसे हम मेलपीघी काय कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपीघी काय। मेलपीघी काय जो है ये 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है बोमेन संपुट और एक होता है ग्लोमेरुलस। इसे केशिका गुच्छ भी बोल देते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो स्तर है वो ग्रीवा है।
इसके बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका, इसके बाद में दूर एनले लूप है, और इसके बाद में है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और लास्ट है अपने संग्राहक नलिका या संग्रह नलिका। इन सभी प्रकारों की भागों की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इसको डायग्राम बनाते हैं। तो जो वृकाणु होता है, जो नेफ्रॉन होता है, वो इस प्रकार का होता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये मैं अलग कलर से बना देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ये यहाँ पे अभिवाही धमनिका आती है और अपवाही धमनिका के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे हम बोलते हैं अभिवाही धमनिका, इसे हम बोलते हैं अपवाही धमनी। और यहाँ पे जो ये इनके मिलने से जो संरचना का निर्माण हुआ है, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो है, इसको हम बोल रहे हैं बोमेन संपुट। और बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस जो है, ये दोनों को संयुक्त रूप में हम बोल देते हैं मेलपीघी काय। मेलपीघी काय। तो ये हमने बात की इसकी, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस और मेलपीघी काय की। सबसे पहले इन्हीं की बात करते हैं। देखिएगा कि जो मैं यहाँ पे मिटा देता हूं इसको, बाकियों को। मेलपीघी काय के अंदर जो बोमेन संपुट है, बोमेन जो संपुट है, इसकी जो भित्ति होती है, ये सल्की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सल्की उपकला की बनी होती है। बोमेन संपुट जो है, ये एक प्यालेनुमा संरचना होती है, और इस प्यालेनुमा संरचना में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस से पाया जाता है। बोमेन संपुट जो है, इसकी भित्ति किसकी बनी हुई है? सल्की उपकला की। एपिथेलियम जिसे बोलते हैं हम, एपिथेलियम की बनी होती है। उसी प्रकार इसके अंदर प्यालेनुमा संरचना है, एक प्यालेनुमा संरचना है इस प्रकार की। इसके अंदर क्या उपस्थित है? तो आप बताएंगे ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ उपस्थित होता है। जो बोमेन संपुट है, इसके अंदर पोडोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोडोसाइट नामक कोशिकाएं, जिन्हें हम पदाणु भी बोल देते हैं। पोडोसाइट जो कोशिकाएं होती है और रुधिर केशिकाएं जो होती हैं, वो मिलकर जो ग्लोमेरुलस है, इसकी झिल्ली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ग्लोमेरुलस कला या झिल्ली का निर्माण करती है। जो ये हमने बात की किसकी? बोमेन संपुट की। प्यालेनुमा संरचना, एपिथेलियम से बनी हुई, ग्लोमेरुलस इसमें पाया जाता है, और धसा होता है इसके अंदर। पोडोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है जो ग्लोमेरुलस कला का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस जो होता है, इसकी जो भित्ति होती है, वो एंडोथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एंडोथेलियम की। आगे अगर बात करें तो ग्लोमेरुलस जो होता है, इसमें अभिवाही धमनी जो होती है, ये प्रवेश करती है बोमेन संपुट में, और अपवाही धमनी के रूप में ये बाहर निकल जाती है। अभिवाही धमनी से गुच्छे के समान संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस से कहते हैं।
अभिवाही धमनी जो है इसी से क्या हो रहा है, गुच्छे के समान संरचना बन रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस से कहते हैं। ग्लोमेरुलस में 1000 एंगस्ट्रोम के छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 1000 एंगस्ट्रोम के छिद्र पाए जाते हैं, जिससे रक्त जो है वो छनकर किसमें आ जाता है, रक्त जो है वो छनकर निस्यंद जो है वो कहलाएगा। ये जो रक्त है वो छनकर इससे बोमेन संपुट की गुहा में आ जाएगा, जिसे हम बाद में निस्यंद कहेंगे। क्या कहेंगे, निस्यंद कहेंगे। अभिवाही धमनी जो होती है इसकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है, जबकि अपवाही धमनी की जो भित्ति होती है वो पतली होती है, जिससे क्या होता है, जितना रक्त इसमें प्रवेश करता है उतना रक्त यहाँ से वापस बाहर नहीं निकल पाता, जिससे ग्लोमेरुलस में जो रक्त होता है वो एकत्रित हो जाता है और वो धीरे धीरे इन छिद्रों से 1000 एंगस्ट्रोम के जो छिद्र हैं इनसे छनकर किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, निस्यंद कहेंगे। ये हमने बात की किसकी, बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस की। आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो हमने भाग पढ़ा वो हमने पढ़ा ग्रीवा। ग्रीवा क्या होती है, तो ये यहाँ पे छोटा सा जो पार्ट आपको इतना दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं ग्रीवा। और जो ग्रीवा होती है इसकी जो भित्ति होती है इसे रोमाभी उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, रोमाभी उपकला की बनी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे की जो संरचना है, कुंडलित संरचना, इसे हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है इसकी जो भित्ति होती है ये घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। घनाकार उपकला की इसकी भित्ति बनी होती है। इसे हमने क्या नाम दिया है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है इसकी भित्ति घनाकार उपकला की होती है। इसमें सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर जो होते हैं इसके समूहों द्वारा ब्रश बॉर्डर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ब्रश बॉर्डर का, जिससे अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और अवशोषणकारी क्षेत्रफल बढ़ने से यहाँ पे अवशोषण की क्रिया जो होती है वो कई समय तक, कुछ समय तक होती है, मतलब ज्यादा देर तक होती है। ज्यादा वस्तुओं का अवशोषण किया जाता है, यहाँ पे खाद्य पदार्थों का अवशोषण किया जाएगा। ब्रश बॉर्डर पाया जाता है इसमें। ब्रश बॉर्डर किसका बना होता है, तो आप बताएंगे सूक्ष्मांकुरों का बना होता है। घनाकार उपकला की इसकी भित्ति बनी होती है, ब्रश बॉर्डर इसकी एक विशेषता होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है ये आगे जाके एक नलिका में खुलती है। ये नलिका जो है इसे हम बोलते हैं हैनले लूप। इसे हम बोलते हैं हैनले लूप। यू आकार की संरचना होती है। तीसरी हम बात कर रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे हम बात कर रहे हैं हैनले लूप की। हैनले लूप जो है यू आकार की संरचना है। हैनले लूप जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका इस हैनले लूप में खुलती है। हैनले लूप की दो भुजा होती है, इसको बोलते हैं अवरोही भुजा और इसको बोलते हैं हमें आरोही भुजा। आरोही भुजा और अवरोही भुजा। अवरोही जो भुजा है ये घनाकार उपकला की बनी होती है। अवरोही भुजा घनाकार उपकला की बनी होती है। ये आरोही जो भुजा है इससे थोड़ी पतली होती है, आरोही भुजा थोड़ी मोटी होती है। इसमें क्या होता है, वैसे ही भोजन का, पचित भोजन का अवशोषण किया जाएगा, पचित पदार्थों का। और जो घनाकार उपकला की अवरोही जो आरोही है ये सल्की उपकला की बनी होती है। सल्की उपकला की बनी होती है।
और शल्कीय उपकला की जो बनी हुई आरोही भुजा है ये आगे जाके दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुल जाती है। हैंडल लूप के बारे में इतना ही है। अवरोही आरोही दो भुजाएं होती है। अवरोही जो भुजा है वो घनाकार उपकला की और आरोही भुजा जो है वो शल्कीय उपकला की होती है। हैंडल लूप युवाकार की संरचना है। अवरोही भुजा जो है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ी हुई है। आरोही भुजा जो है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ेगी। ये हम बना रहे हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसे हम बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो है यहां से लेके आगे का पार्ट इसे हम बोलते हैं संग्राहक नलिका। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका की। दूरस्थ, ये 4 था, ये 5 है। दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका जो है ये आरोही भुजा जो है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका भी किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला की बनी होती है। लेकिन इसमें और इसमें यह फर्क होता है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में ब्रश बॉर्डर नहीं होता, जबकि समीपस्थ कुंडलित नलिका में क्या पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। और दूरस्थ कुंडलित नलिका में ब्रश बॉर्डर नहीं होता। अवशोषण होता है, वहां पे अंतिम सिरे पर जाकर जल जो है उसका अवशोषण किया जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं जो होती हैं वो संग्राहक नलिकाओं में खुल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संग्राहक नलिका। संग्राहक जो नलिकाएं हैं, संग्राहक नलिकाओं में कई वृकाणु खुलते हैं। संग्राहक नलिकाओं में कई वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन खुलते हैं। और जो संग्राहक नलिकाएं होती हैं ये संग्राहक नलिकाएं बेलनी की वाहिनी में खुलती है। किस में खुलती है? बेलनी की नलिकाओं में। और बेलनी की नलिकाएं जो होती है, मैंने आपको अभी पीछे वृक्क की आंतरिक संरचना में बताया कि ये मूत्र वाहिनी की जो शाखाएं हैं उनसे बनती है। तो ये बेलनी की नलिकाएं किस में खुलेगी? मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी का जो कीपनुमा भाग है जिसे हम वृक्क श्रोणी या पेल्विस बोल देते हैं, उसमें शाखाओं के अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, जिससे जो शाखाएं निकलती है उसे बेलनी की नलिकाएं कहते हैं। वो बेलनी की नलिकाएं किससे जुड़ी होती है? संग्राहक नलिकाओं से जुड़ी होती है। संग्राहक नलिकाएं जो होती है ये उस बेलनी की नलिकाओं में खुलती है। बेलनी की नलिकाओं से मूत्र किस में आ जाएगा? मूत्र वाहिनी में। और मूत्र वाहिनी से मूत्राशय में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये हमने बात की संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका जो होती है, पहले छोटी छोटी संग्रह नलिकाएं होती हैं। वो जो नेफ्रॉन की संग्रह नलिकाएं होती हैं वो एक बड़ी संग्राहक नलिका में खुलती है। और ये बड़ी संग्राहक नलिका बेलनी की नलिकाओं में से जुड़ी होती है। और बेलनी नलिकाएं मूत्र वाहिनी के अंदर मूत्र जो है उसको स्थानांतरित कर देती है। तो ये हमने जो बात की इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। इस प्रकार के नेफ्रॉन जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं एक वृक्क में 10 से 12 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की नेफ्रॉन की संरचना।